नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लो, समझ जाओ आपने बोर्ड एग्जाम के हिंदी का पेपर दे दिया। जी हाँ साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों को आपके हिंदी बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट ज़्यादा बिना बकवास की हुए और ज़्यादा बिना टाइम को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 और कक्षा 10 का है, विषय हिंदी खंड आ है। यहाँ पर आप सभी लोगों को पूर्णांक 70 नंबर का दिया रहेगा और टाइम जो है वो 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने वाली चीज़ जो देखने को मिलेगा वो है निर्देश। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग एग्जाम देने से पहले निर्देश पढ़ लिया करिए, ठीक है। क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ लेंगे तो आपसे जो बोर्ड एग्जाम में जब आप टाइपिंग अर्थात जब लिखने लगते हैं तो उसमें आपसे त्रुटियां हो जाती है, वो त्रुटियां आपसे नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, निर्देश में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 3 घंटे हैं वो आप क्वेश्चन को हल करो और 15 मिनट जो है वो आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। यानी कि आप अगर पूरा पढ़ लेते तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। वो ठीक उसी प्रकार से आप अपना टाइम का बचत करते हुए पेपर दोगे, इसलिए आपको निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। फिर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। 2 खंड में पेपर रहेगा आपका, खंड आ और खंड बा में, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरे में बोला गया है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आप OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करोगे या फिर नीला करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग वहां पर वैकल्पिक प्रश्न को OMR सीट पर जो है प्रस्तुत करोगे। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अगले वाले में कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये पता हो जाएगा आपको कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है खंड आ में। फिर यहाँ पर देखिए बी में OMR साइट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी कि वहां पर आपने एक बार सही कर दिया तो कर दिया, आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको व्हाइटनर नहीं लगा सकते। इन बातों का आपको ध्यान देकर के पेपर को देना है। फिर यहाँ पर 6ठे नंबर में बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी आपको जहाँ पर जितने क्वेश्चन मिलेंगे उनके जो है सम्मुख यानी कि उनके सामने आपको उस क्वेश्चन का अंक दिखाई देगा, अर्थात मिल जाएगा देखने को, ताकि आप उसको इजीली कर पाओ। जैसे 8 नंबर का तो उसको पहले करो ताकि उसको जरूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर का है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग पहले निर्देश पढ़ लोगे। अब चलिए आते हैं टॉपिक पर और आपको बताते हैं सॉल्व करके सारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्णांक है 20 नंबर का और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, OMR सीट पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ में पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ईजी है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये दोस्तों जो बाबू गुलाब राय जी हैं ये शुक्ल युग के जो है लेखक हैं। तो हमारा जो C नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर निबंध वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि गबन किसकी रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों गबन जो है वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना। जी हाँ साथियों, इसको आप क्लियर करके जाइएगा। 100% बता रहा हूँ कि अगर आप इसको तैयार करके ले गए तो इजीली आप सभी लोग वहाँ पर उतना अंक निर्धारित कर लोगे जिससे आप सभी लोग सक्सेस हो जाओगे पेपर में। जी हाँ साथियों, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा और आप इसको तैयार करके जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 से 1938 तक, ये हमारा ठीक हो जाएगा, अर्थात सही रहेगा, करेक्ट है, राइट है। और इसके लिए आपको निर्धारित अंक 1 जो है वो इजीली गेन कर पाओगे, मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है। ये दोस्तों हमारे आत्मकथा विधा की रचना है और आप 1 नंबर इजीली गेन कर पाओगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो यहाँ पर द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, प्रगतिवादी युग है, छायावादी युग है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा द्विवेदी युग। जी हाँ साथियों, द्विवेदी युग जो है वो प्रिय प्रवास उसी युग की रचना है।
तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, उसमें लिखा हुआ कि मधुशाला किसकी रचना है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ, हरिओत दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम ऑल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। भारत भारती किसकी रचना है। दोस्तों आपको इसको 1 नंबर दिए जाएंगे, आप इसको सही करोगे तब। यहाँ पर देखिए सिया राम शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। 1 नंबर इसके लिए निर्धारित है। तो हमारा यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसलिए आप 1 नंबर गेन कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम कौन सा काल चल रहा है। तो इस टाइम जो चल रहा है दोस्तों, वो है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल अभी तक चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए अब तक कहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सन 1843 से अब तक, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। और बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि मतीराम किस युग के कवि हैं। बहुत इजी है दोस्तों, मतीराम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अपने बुक में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, रीतकाल। तो जो ही हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रीतकाल। जी हाँ साथियों, इसको क्लियर करके ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। आपको एकदम कन्फर्म है, आप सभी लोग उसको पढ़े हो। और जो हमारा ये हास्य का रस का जो अस्थायी भाव पूछ रहा है, ये हास से मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हास लिखा हुआ, तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। और शोक, रति और निर्वेद, ये सारा का सारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनु नीलमण शैल पर आता पर्यो प्रकाश। अब दोस्तों ये जो ऊपर युक्त हमारा जो पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। दोस्तों बहुत ईजी है दोस्तों, आप सभी इसको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर देखो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्लेष अलंकार। जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और आपको निर्धारित 1 अंक इजीली गेन कर पाओगे, अर्थात मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 13 पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। अब दोस्तों बहुत ईजी है, इसको भी आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 3, B2, C4, D5। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। हमारे रोला छंद में कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। दोस्तों मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, केवल टॉपिक की बातें कर रहा हूँ। और आप सभी लोग इसको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग इजीली ज्ञान अर्जित कर पाओ फटाफट, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही समीप है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, उसमें पूछा गया कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सबको पता है यार, आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, बी, ठीक है, अक है, मान है, आ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया 2, 5, 6, 3। हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आप सभी लोगों को नहीं बताना, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ के जाइए, माइंड करके जाइएगा। अगर आपको दोबारा देखना पड़े वीडियो को, दोबारा देखिए, लेकिन इसको क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 110% दावा और वादा के साथ मैं बोल सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया कि पीताम्बर में से कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन आ गया है, कर्मधारय और बहुब्रीहि, ये दोनों ऑप्शन में सही लग रहा है। और दोस्तों अगर इस तरीके से आ जाए पीताम्बर, तो आप सब दोनों में से किसी एक को कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप सभी उसको कंफर्म करिएगा। और वैसे भी जहाँ तक यूपी बोर्ड ने जो लिस्ट जारी किया है, जितने क्वेश्चन जहाँ से आने हैं, उसमें ये बहुब्रीहि और कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, तो खैर कर्मधारय या बहुब्रीहि में से एक ऑप्शन सही है। आप किसी पर भी लगा दोगे आपका सही जाएगा, लेकिन OMR सीट पे आप फिल करोगे और मशीन से चेक होगा, तो शायद आपका कहीं ना कहीं एक अंक गलत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारे पीताम्बर शब्द है ना, इसमें जो कर्मधारय भी समास दिख रहा है, बहुब्रीहि भी दिख रहा है। तो आप उसको कंफर्म करिए, क्या पता आपकी बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना आए, इस पर इस तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप सभी इसको कंफर्म करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया गया, 17 में दिया गया कि आंसू का तत्सम रूप है कौन सा है। दोस्तों देखिए अश्रु है या आंसू है या आँख है या रानी है, या राना क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ रोना लिखा है। ठीक है, रानी नहीं लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर अश्रु हो गया, आंसू हो गया, रोना हो गया, आँख होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा अश्रु। ठीक है, हमारे जो आंसू का तत्सम शब्द होगा या तत्सम रूप होगा, वो हो जाएगा अश्रु। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया दोस्तों, यड़ संधि का सूत्र क्या है।
बहुत तेजी है भाई। या देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आद्र, ठीक है, और बी में है अक्सर बड़े दीर्घ इकोय अड़ची वृद्धि रची। उतना एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इस प्रकार से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप सभी लोग आंसर सॉल्व किए होंगे या तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन बैंक उठा करके देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला गया कि फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है। अब इसके लिए एक अंक निर्धारित है। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए ए में दिया गया है षष्ठी विभक्त एक वचन, सप्तमी विभक्त द्विवचन, षष्ठी विभक्त बहुवचन, चतुर्थी विभक्त बहुवचन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताइए, सॉरी बताना है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, आप सब लोग कमेंट करिएगा आपको अगर आता है तो, और नहीं आता तो फिर बताइएगा, और क्या। चलिए ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या है। तो यहाँ पर देखिए द्विवचन प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो इन दोनों का जो है आपको आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले टॉपिक पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है 20 नंबर क्लियर हो चुका है। अब हमारा आ गया है 50 नंबर का, यानी कि ये जितने OMR सीट वाले क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपको OMR जो है वो 20 नंबर का रहेगा, आपको वहाँ से 20 नंबर इजिली गेन करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से पक्का है आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सभी लोग सॉल्व करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये आपको 50 नंबर में मिल जाएगा, 20 नंबर तो हम लोग क्लियर कर ही चुके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये गद्यांश लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, फिर नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसको पढ़ करके इसी में से आंसर इसका निकाल करके लिखना है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि इस गद्यांश को मैंने तैयार करवा दिया है, पहले ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। आप सभी लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर के उस लिंक पर क्लिक करिए और इस गद्यांश को इजीली समझ जाइए, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी लोगों का ऊपर वाला नहीं आता है, फिर आपको अथवा में दूसरा जो है गद्यांश देखने को मिल जाएगा, आपको इसको पढ़ना है। फिर नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और तीनों क्वेश्चन का आपको हल इसी गद्यांश में से निकाल करके करना है, ठीक है। तो इसको भी मैंने तैयार करवा दिया है, आप सभी लोग जाकर के नीचे लिंक क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ पर इजीली आप सभी लोग आसानी से उसको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ सकते हो। तो आप सभी लोग इस गद्यांश को भी तैयार करके जाइएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा आप सभी लोगों को कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये 3 × 2 अर्थात 3-3 नंबर का मिल जाएगा, सॉरी 2-2 नंबर का मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, आप सभी लोग इसको पहले जो इस पद्यांश को जो है पढ़िएगा, फिर आपको यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और इन तीनों क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर उसी पद्यांश में से पढ़ करके दोगे, ठीक है। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर के ये वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आप सभी लोग इजीली इस वीडियो को आसानी से पढ़ पाओ, अर्थात इस पद्यांश को आसानी से समझ पाओ, पढ़ पाओ और इसका उत्तर इजीली वहाँ पर दे पाओ। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर आपको अगर ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा में करके आपको नीचे दूसरा पैसेज मिल जाएगा, अर्थात दूसरा पद्यांश मिल जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, और फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसके आंसर आप सभी लोगों को उसी पद्यांश को पढ़ करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 में बोला गया कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप सभी लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृति भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, इस प्रकार से आप सभी लोगों को इस संस्कृत को पढ़ना है और फिर इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। आपके संस्कृत के टीचर इसको इजीली पढ़ाए होंगे, आप सभी लोग इजीली इसको अनुवाद कर सकते हो, किसमें, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो और इसके लिए आप सभी लोगों को जो है 5 अंक निर्धारित हैं, आप इसको कर लीजिएगा और आपको इजीली इसके जो नंबर हैं वो मिल जाएंगे। फिर आपको अगर ऊपर वाला संस्कृत का जो अनुवाद है नहीं आता तो अथवा में आप सभी लोगों को दूसरा भी अनुवाद करने को मिल जाएगा, तो आप सभी लोग उसको भी करके अपना नंबर जो है हासिल कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को वही मिल जाएगा कि संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे और इसका जो है आप सभी लोग क्या करोगे, हिंदी में अनुवाद करोगे और आपको निर्धारित अंक इजीली प्रदान कर दिए जाएंगे। दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं यानी कि मिल जाएंगे। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा में करके आप सभी लोगों को दूसरा मिल जाएगा। आपको इसका जो है ये काफ़ी ज़्यादा हिट संस्कृत का पद्यांश, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां
कशिदुक भाव भवेत, ठीक है। तो इसका आप सभी लोग हिंदी में अनुवाद करोगे और आपको निर्धारित अंक इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार करके जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा खंडकाव्य, जो कि प्रश्न नंबर 5 में देखने को मिलेगा। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों ये आपको कितने नंबर में मिल जाएगा? 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर आपको इजीली गेन कर सकते हो खंडकाव्य लिख करके। खंडकाव्य दोस्तों हर एक जिले का अलग अलग होता है, वो उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात उस स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। वहाँ पर आपको कौन सा खंडकाव्य पढ़ाया गया है आप उसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ज्योति जवाहर है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी, ये आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा क्योंकि हमारे जिले में इधर यही है, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खंडकाव्य को छोड़ते हैं। देखिए मेवाड़ मुकुट है, अग्रपूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर भारती है, तुमुल है। तो ये सारे खंडकाव्य जिस जिले से रिलेटेड हैं या आपके विद्यालय में जो खंडकाव्य पढ़ाया गया है, जो आप पढ़े हो, वो खंडकाव्य आप अपने एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन के और करके क्वेश्चन आप सभी लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ सबसे ज़्यादा गेनिंग मार्क है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप सभी लोग भूल चूक या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नंबर में कटौती आने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक जीवन परिचय ही है जो आप सभी लोग इजीली याद करके लिख सकते हो और अच्छे अंक पा सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इन तीनों का आप सभी लोग किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखोगे और उनके जीवन परिचय के साथ साथ आप उनके एक रचना यानी एक कृति का नाम लिखोगे, फिर आपको उसके लिए 5 अंक इजीली दे दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, 3 अंक आप सभी लोगों को जीवन परिचय लिखने के और 2 अंक आपको एक रचना लिखने के लिए आपको दिए जाएंगे। और इन तीनों का जो है आप सभी लोगों को जीवन परिचय हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक आने वाली नई वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन तीनों का जो है लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग जा करके तैयारी कर सकते हो, इजीली इसको पढ़ सकते हो। तो आप सभी लोग इन तीनों को तैयार करके जाइएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग तीनों का तैयार करके ही जाइएगा। अगर तीनों का ना तैयार कर पाइए तो आप सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का आप तैयार करके एग्जाम पक्का चाहिए 100%, क्योंकि इन्हीं दो में से आप सभी लोगों को वहाँ पर एक का जीवन परिचय लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को 5 नंबर का फिर मिल रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, फिर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा महाकवि सूरदास जी। तो इन तीनों का जो है आप सभी लोगों को जीवन परिचय हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट आप जाइए वहाँ पर लिंक पर क्लिक करिए और तीनों का जीवन परिचय आप सभी लोग पढ़िए ताकि आप सभी लोग इजीली वहाँ पर नंबर गेन कर पाओ लेकर के। तो आपको यहाँ पर हमने अपने चैनल पर जो है वीडियो डाल रखी है, आप सभी लोग जा करके देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप सभी लोगों को जो अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऊपर आप सभी लोगों को 2 श्लोक देखने को मिल गए हैं, उन दोनों को छोड़ करके आपको तीसरा श्लोक याद करना है और इजिली लिखना है और आपको 2 नंबर इजिली मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर और किन्हीं 2 का लिखना है आपको, चाहे इन दोनों का लिख दो, चाहे इन दोनों का लिख दो, चाहे इन दोनों का लिख दो और आपको इजीली नंबर जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती पुरुराज का आसित चंद्रशेखर का आसित वीर केन पूजते। अब आपको इसका जो है उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को उसके लिए 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे, 2-2 नंबर हर एक प्रश्न के होंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा गेनिंग मार्क है दोस्तों। और आपको बता दें कि प्रदूषण पर रोग या प्रदूषण पर समस्या या प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण इस तरीके से आप सभी लोगों को अपने एग्जाम बोर्ड में पक्का है, एकदम वादा है, एकदम दावा है, आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा अथवा करके दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। अब इन 4 जो टॉपिक है निबंध के आपको आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा। तो अब हम आपको बता दें कि ये जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इसलिए आप सभी लोगों को इन 4 ऑप्शन में से किसी एक का मिलेगा और साथ में आपको पर्यावरण प्रदूषण का भी मिल सकता है। और इस वीडियो अर्थात पर्यावरण प्रदूषण वाला टॉपिक जो निबंध है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप सभी लोग जा करके देख सकते हो, वरना इसका भी लिंक आप सभी लोगों को हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इतना नंबर गेन कर सकते हो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद। तो उम्मीद है, आशा है आप सभी लोगों से ये उम्मीद है कि आप
सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक करिएगा जरूर, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो के जैसे और भी वीडियो अपने मोबाइल पर रोजाना ऑपरेट रूप के नोटिफिकेशन में चाहिए तो आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग इजीली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली पा सको। ठीक है, तो और कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। और अपने दोस्त, सखा, मित्र, इष्ट, बंधु, भाई बहन किसी के पास, यानी कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो अब की बार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसको इस वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।